वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल छोड़ा था अब्दुल रहमान एजाज साहब के लिए कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है पाकिस्तान में, कितना बड़ा इशू है, चैलेंज है, नहीं है, क्या वजूहत है। अब्दुल रहमान एजाज साहब प्लीज रिस्पॉन्ड। जी जनाब, देखें, हमें ऑटो इंडस्ट्री को पहले डिवाइड करना होगा 3 सेक्टर्स में। एक सेक्टर है कार सेगमेंट, कार एसयूवी सेगमेंट, एक सेक्टर है ट्रैक्टर ट्रक एंड बसेस सेगमेंट, और एक सेक्टर है मोटरसाइकिल सेगमेंट। मोटरसाइकिल सेगमेंट और ट्रैक्टर सेगमेंट में आपको, जैसे थोड़ी देर पहले गौहर साहब ने भी कहा, हमारी 90 से 95% लोकलाइजेशन है। लोकलाइजेशन का मतलब यह है कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी उसकी हुई हुई है। वो मशीनरी, वो चेकिंग इक्विपमेंट, वो सारी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। गाड़ियों की हद तक 30-35% की बात हो रही थी। मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा कि जो सबसे ज़्यादा लोकलाइज्ड गाड़ी है हमारे यहाँ वो टोयोटा करोला है। उसकी लोकलाइजेशन परसेंट 60% के करीब है। बाकी 40% पार्ट इंपोर्ट होते हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए अभी सलमान शाह साहब ने थाईलैंड की मिसाल दी, इंडोनेशिया से भी हमारे यहाँ पार्ट आ रहे हैं। उसके लिए 2 प्री रिक्विजिट है। वो टेक्नोलॉजी हमें तश्तरी में रख के कोई दूसरा मुल्क नहीं देगा। जापान से हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी। वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर फ्रॉम चाइना, बट स्टिल वो भी हमें वो टेक्नोलॉजी बेचेंगे नहीं, हमें देंगे नहीं। आप जो न्यूक्लियर प्लांट की बात कर रहे हैं वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल इंगेजमेंट है। जब आप प्राइवेट कंपनी से टेक्नोलॉजी लेने की बात करते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चाहे चाइना की हो, चाहे जापान की हो, चाहे इंडिया की हो, दे आर ऑल इन प्राइवेट सेक्टर। उसका जो तरीक़ाकार होता है, वो जब एक स्पेसिफिक वॉल्यूम्स उन पार्ट्स के डेवलप हो जाते हैं किसी मुल्क में, तो वो कंपनियां जो पार्ट जापान में या किसी और मुल्क में बना रही हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी विद देयर ओन प्लांट आइदर इन जेवी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र अरेंजमेंट के वो पाकिस्तान लेके आती हैं। मोटरसाइकिल में हमारे पास वो थ्रेशोल्ड 1 मिलियन मोटरसाइकिल होंडा ने क्रॉस किया, और मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ पिछले 6-7 साल में हाईटेक पार्ट के सारे प्लांट विद जापानीज़ जेवी, उनकी इक्विटी भी मौजूद है, उनकी इन्वेस्टमेंट भी मौजूद है इधर, और वो पार्ट पाकिस्तान में सक्सेसफुली बन रहे हैं। मैं आपको अगर मिसाल दूं तो उसके अंदर मैग्नेटो है, एसीजी जिसको कहते हैं, इसके अलावा इग्निशन कॉयल है। लेटेस्ट चेन पाकिस्तान में बनना शुरू हो गई है, ट्रांसमिशन चेन और टाइमिंग चेन। इसके अलावा नंबर ऑफ पार्ट, फ्यूल कॉक है, शॉक ऑब्जर्वर हैं, कार्बोरेटर है फॉर दैट मैटर, इंजन कंप्लीट पाकिस्तान में बनता है। की गाड़ी लेते सबसे पहले शॉक एब्जॉर्बर चेंज कराते हैं, अरे पाकिस्तानी निकालो थाईलैंड के डालो। हाँ, ठीक है, ये ज़रा सा हम आगे चल के बात करें, इस पे आते हैं अभी हम। मगर ये है कि ये सारी वॉल्यूम बेस्ड होती है, और हमें जापानीज़ या चाइनीज़ या कोरियन कंपनीज जिन्होंने प्लांट लगाए हैं उनको ही इंगेज करना होगा, और उसके लिए एक प्री रिक्विजिट वॉल्यूम है, और दूसरा प्री रिक्विजिट जो पाकिस्तान को पिछले 15 साल से बुरी तरह हर्ट कर रहा है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। कल पेशावर में धमाका हो जाता है, इतने लोग मर जाते हैं। इस सिचुएशन के अंदर किसी आदमी की, मतलब पूरी दुनिया पड़ी है, दुनिया के 205 मुल्क हैं, वाई सम कंपनी विल कम टू पाकिस्तान टू मेक पार्ट्स इफ़ वी कैन नॉट प्रोवाइड सिक्योरिटी। ये तो चाइनीज़ हमारे साथ इतनी पुराना हमारा रिलेशनशिप है कि हम उनके लोगों को गोलियां मार देते हैं, यूनिवर्सिटी के टीचरों को मार देते हैं, स्टिल वो हमारे साथ इंगेज हैं। तो अब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कुछ बेहतर होना शुरू हुई थी। इस चीज़ को भी समझिए कि हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वो एक जिहाद ही हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग कुछ नहीं है, ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। मेरी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये है कि हमारे मिलियन एंड मिलियन ऑफ रुपीज़ सिर्फ अपनी फैक्ट्री और ऑफिस की प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स रखने पड़ते हैं हमें। एक चीज़ नहीं है, पानी हमें अपना प्रोड्यूस करना है, बिजली के लिए हमें बैकअप जनरेटर के बगैर हम काम नहीं कर सकते, अब गैस आना बंद हो चुकी है। इन सारी सिचुएशन में ऑटो इंडस्ट्री भी उसी के अंदर पिस रही है, और उसके अंदर रहते हुए हम अगर सर्वाइव कर रहे हैं, और अगर हम इस इंडस्ट्री को चला पा रहे हैं अच्छी टाइम और अच्छी उम्मीद पे जिंदा रखे में, तो हमें बस यही गुजारिश है कि जैसे हमने 15-20 साल से ज़िंदा रखा हुआ है, इस वक्त जो एलसीज बंद कर दी गई हैं और इंपोर्ट बंद कर दी गई है। अभी शहजाद साहब ने फरमाया पार्ट्स इंपोर्ट आर लिमिटेड टू नॉट इवन 50% ऑफ द कंटेंट। हमारे यहाँ रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो सक रहा, हम स्टील नहीं इंपोर्ट कर सक रहे हैं, प्लास्टिक नहीं, हमारे यहाँ पेट्रोकेमिकल कोई यूनिट नहीं है जिससे हमें प्लास्टिक्स मिल सकें। हमारे स्टील की मिल हमारी बंद पड़ी है अरसे दराज से, पेपर के लिए रो रहे हैं, वो कोई पेपर के लिए रो रहा है, कोई पाइप्स के लिए रो रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए रुक रहा है। तो ये सारा इस वक्त जिस तरीके से देखिए,
कमिंग बैक टू दी मैक्रो लेवल, हम इस तरीके से नहीं चला सकते। हमें एक साइड पे जाना होगा, या तो हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरफ जाएं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो दुनिया जिससे बाहर आ चुकी है, या फिर हम जाएं मार्केट इकोनॉमी की तरफ। हम दोनों के बीच में फंसे में, और इसको इस वक्त अपेरेंटली जो हैंडल कर रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कर रहा है, जिसको इंडस्ट्री और ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है। उनको सिर्फ डिफ़ॉल्ट बचाना है और डॉलर बचाने हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर इंडस्ट्री का बचना, नॉट ओनली ऑटो इंडस्ट्री, इज़ ए वेरी फार फेच्ड आइडिया। बहुत जल्दी इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होगी कि जो मैं समझता हूँ हमारी तो जो भी लॉसेज और जो भी नुकसानात और जो भी हो रहे हैं, हम इस मुल्क के साथ ही थे, साथ ही रहेंगे। बट जो आवाम के साथ होगा जब एम्प्लॉयमेंट होगी, वो किसी से नहीं संभलेगा। एटलीस्ट इसके सिलसिले में बैठ के हमें कोई ऐसी कमेटी, कोई ऐसी चीज़ इंगेजमेंट करनी चाहिए कि जो इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट प्लस स्टेट बैंक के साथ बैठ के इन्हीं हालात में रहते हुए कम से कम हम मैनेजमेंट बेहतर करके इस सिचुएशन को आदि के करीब संभाल सकते हैं। पर सर, आप तो स्टेक होल्डर हैं इस इंडस्ट्री के, आपने तो बहुत दफ़ा बात करने की कोशिश की होगी, बहुत दफ़ा समझाने की कोशिश की होगी, नहीं समझते? बहुत मुश्किल काम है समझाना, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो तो डिस्कनेक्ट है ना। देखिए, मुल्क को कौन रन कर रहा है? स्टेट बैंक अपनी ऑटोनॉमी नहीं रखता। IMF कर रहा है आजकल। जी, IMF कर रहा है। स्टेट बैंक LC कौन सी खुलेगी, कौन सी नहीं खुलेगी, वो स्टेट बैंक डिक्टेट कर रहा है। कौन सी इंडस्ट्री एसेंशियल है, कौन सी एसेंशियल नहीं है, वो स्टेट बैंक बता रहा है। देखिए, कौन सी इंडस्ट्री एसेंशियल है, कौन सी नहीं है, किससे मुल्क में क्या अफेक्ट आएगा, ये स्टेट बैंक का काम नहीं है ना, उनकी एक्सपर्टीज़ है। बट दे आर रनिंग इट, और उन्होंने भी 27 दिसंबर के सर्कुलर के बाद ये जिम्मेदारी कमर्शियल बैंक्स को दे दी है, विद इंस्ट्रक्शन कि ये प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं। तो जो प्रायोरिटी सेक्टर्स नहीं है वो किधर जाएंगे? और देखिए, सारी चीज़ें लिंक्ड अप हो रही हैं, सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं। आप कह रहे हैं फूड प्रायोरिटी सेक्टर है, अगर जॉब्स नहीं होंगी तो फूड खरीदने के लिए पैसा किसके पास होगा? तो सारी चीज़ें लिंक्ड अप हैं, और उसको एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर बहुत जल्दी इसको एड्रेस नहीं किया गया तो सूरत हाल बहुत ख़राब होने वाली है। और फिर अगेन हर 15 दिन इस बात पे निकल जाते हैं कि IMF से बस पैसा आ जाएगा तो हो जाएगा, IMF से पैसा आएगा तो हो जाएगा। कोई क्लैरिटी नहीं है हमें। अभी फिर हम IMF का इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार एक हफ़्ता 15 दिन में सब सही हो जाएगा की खबर सुनते, सही इस तरह से शायद ही हो पाए, और सूरत हाल ख़राब होती जाएगी। तो सर, बस नाउम्मीदी कुफर है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, तो हम नाउम्मीद नहीं है, उम्मीद रखे हैं अल्लाह ताला में, उसके महबूब में, उसकी आल में। अल्लाह ताला उनके सदके हमारे मुल्क की मुश्किलात आसान फरमाए। साथ शिरानी साहब, हाँ, सारी गुफ्तगू के बाद जो है ना, दिल जैसे डूब सा जाता है। रहमान साहब ने जो है ना, यकीनन एक बड़ी खौफनाक तस्वीर हमें दिखाई। अल्लाह ताला मुल्क के हालात और ऑटो सेक्टर के हालात बेहतर करे। शिरानी साहब, जो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक कार्स की, इंजीनियरिंग में हम कितना मुश्किल है सर इलेक्ट्रिक कार बनाना, उसमें तो इंजन भी नहीं है, सिर्फ बैटरियाँ हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, हम बनाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक कार्स। देखिए, पहले तो हमें वी शुड आस्क आवरसेल्व्स कि क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आई थिंक दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। हम बिजली किस सोर्स से बना रहे हैं? तेल से, हमारा पर्पस क्या है इलेक्ट्रिक कार्स को इंट्रोड्यूस करने का? अगर वो है टू गो ग्रीन, then I think we are just fooling ourselves. बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर हमारा पर्पस ये है कि गरीब की कोई मदद करनी है, आम आदमी की कोई मदद सस्ती गाड़ी किसी को मिल जाए, तो एक गाड़ी जो कंबशन इंजन की गाड़ी 100 रुपए की होती है मिसाल, तो हाइब्रिड 150 की होती है, और EV नेचुरली तकरीबन 200 की होती है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ आवर गोल इन हियर। अभी तक जो हमने जिस भी पॉलिसी के तहत जितनी भी इंपोर्ट की है, आप वो इंपोर्ट देख लीजिए कि वो लग्जरी कार्स हैं, वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, जो हमारा 1% भी नहीं अफोर्ड कर सकता, उससे भी कम है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे लिए कहीं जवाब उसके अंदर है। जहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, दुनिया ने जहाँ किया है वो ट्रेन्स में किया है, इसको वो बसेस में किया है, वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आप पूरा कंडक्टर की पूरी वो लाइन लगाते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं, वहाँ से आप कोई बेनिफिट बहरहाल उनको दे सकते हैं। लेकिन ये कि आइडिया है कि अगर इसको करना है तो प्लान तरीके से करना है। हमने पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देखा है CNG सेक्टर में। हमने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कराई, लोगों से, बिजनेसमैन से इन्वेस्ट कराया, लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन हमने उसके अंदर प्लानिंग नहीं की, कोई प्रॉपर पॉलिसी नहीं बनाई जिसमें हमें ये पता हो कि हम इसको कितने अरसे सस्टेन कर सकेंगे। थोड़े से अरसे हमने उसको सस्टेन किया, हमें प्लान ही नहीं किया था कि हमारे पास इतनी गैस होगी नहीं होगी, और आज वो जो कि CNG सेक्टर क्लेम करता है कि $4 बिलियन की थी, एटलीस्ट वी कैन से $multi-billion की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि इट्स डॉर्मेंट, कोई ज़ाया हो गई। तो आई डोंट थिंक कि EV में वी शुड
ये jump बात नहीं है, हाँ, हमें प्लानिंग I mean, करनी we should- चाहिए, we should स्ट्रेटजी plan डिफाइन thoroughly. करनी चाहिए इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, फिर जाके इनको प्रॉपर्ली लॉन्च करना चाहिए। लेकिन गरीबों के लिए एक छोटी इलेक्ट्रिक कार सर, मेरी तरफ से गुजारिश है, आप बना दें सर, आपकी इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। जी सर, मैं इसमें थोड़ा ऐड करूँ। Please. देखिए, आज तक जितनी भी पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक कार्स आई हैं और इवन दुनिया में, आप पूरे यूरोप और अमेरिका में देख लीजिए, इलेक्ट्रिक कार्स में गरीब के लिए कार्स तो अभी तक ईजाद ही नहीं हुई ना। जो भी गाड़ी की प्राइस है, 25-26 हज़ार डॉलर पाउंड तो की है। 26,000 डॉलर की अगर गाड़ी है, 25,000 डॉलर की गाड़ी है, और वो गरीब की सबसे महंगी, सबसे सस्ती गाड़ी जो हमें मिलती है वो तकरीबन आज के हिसाब से 9,000 डॉलर की गाड़ी है। अब हम 9,000 डॉलर से 25,000 डॉलर की गाड़ी पे जाएंगे, ये दुनिया में है। और ये 9,000 डॉलर की जो गाड़ी है हमारे यहाँ, या आप अभी शहजाद साहब ने फरमाया 24-28 लाख रुपए की गाड़ी, आई थिंक 24 लाख की ऑल्टो है, एयर कंडीशन एंड विद फुल लोडेड। वो गाड़ी जो है उसमें आप समझिए कि 38 से 40% जो वैल्यू है वो तो गवर्नमेंट को जाती है। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गाड़ी में जो पैसा जनरेट होता है उसका सबसे बड़ा पाई तो गवर्नमेंट है। अब अगर 24 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें से 38 से 40% गवर्नमेंट को जा रहा है, तो गाड़ी तो 14 लाख रुपए की है। अब 14 लाख रुपए की गाड़ी अगर ईवी आप मंगाएंगे, जो 50 लाख आप खुद कह रहे हैं, 25,000 डॉलर, अब तो माशाल्लाह 50 लाख भी नहीं, कुछ 70 लाख की गाड़ी है। तो गरीब की गाड़ी की बात करना तो बिल्कुल वो है कि हमारे मुल्क में करोला सिविक वाला भी गरीब में जाता है ना, वो भी आजकल 70-80 लाख की हो गई है। हाँ, तो बस वो उसी के लिए अगर टैक्सेस सारे माफ़ कर दिए जाएं तो उसके लिए आ सकती है। और साथ ने जैसे अभी बात की कि इट हैज़ नो एनवायरमेंटल एडवांटेज इन कंट्री लाइक पाकिस्तान जो फॉसल फ्यूल से अपनी बिजली बनाते हैं। दूसरा, आपको एक और मैं ये स्टैट्स दूं कि इस वक्त दुनिया में तकरीबन इतने दिन से आप और हम सब सुन रहे हैं ईवी के बारे में, टेस्ला के बारे में। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलाइज्ड कंपनी है, 1 ट्रिलियन से ऊपर कैपिटलाइजेशन है, $1 ट्रिलियन से ऊपर टेस्ला की कैपिटलाइजेशन है। मगर आप अगर ये देखें तो अब तक सिर्फ दुनिया में सिर्फ 4% गाड़ियाँ जो दुनिया की रोडों पे चल रही हैं वो ईवी हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, हम दुनिया में हर हिसाब से 100-150 नंबर पे हैं सिवाय करप्शन के। हम हर जगह पीछे से लीड कर रहे हैं, और हम दुनिया में जो 4% हुआ है उसके पीछे हम इस वक्त भागेंगे तो वो एक निश मार्केट हो सकती है। अगर आप समझते हैं सिर्फ टैक्स कलेक्शन करने के लिए, कि अमीरों के लिए या वो जो 0.1% लोग जिनको शौक़ है BMWs इलेक्ट्रिक और ऑडी इलेक्ट्रिक्स, उनके लिए आप हाई टैक्स कलेक्ट करके तो ज़रूर कर सकते हैं कि आ जाए, गवर्नमेंट को एटलीस्ट टैक्स मिल जाएगा, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ नज़र आ जाएंगी, बरकत के लिए थोड़ा सा वो डाल देते हैं। लेकिन सर वो 26 अरब डॉलर का ऑयल बिल भी तो है ना सर, जिसको कंट्रोल करना है, ऑयल की इंपोर्ट। आई लेट यू रिस्पॉन्ड ऑन दिस। मैं हसन जाफरी साहब से इसका जवाब लूंगा कि ईवी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या फायदे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ऑटो सेक्टर के ऊपर बात हो रही है, और ब्रेक से पहले जो है कुछ बात हो रही थी कि ईवीज का अभी पाकिस्तान में शायद टाइम नहीं है, एनवायरनमेंट नहीं है। और बिफोर ईवीज को डिफेंड कर, लेकिन मैं हसन जाफरी की तरफ जाऊं, मैं चाहूंगा कि मैं उस्मान असलम मलिक साहब से भी उनकी राय जानूं पहले कि सर क्या आप समझते हैं कि बिजली पे चलने वाली गाड़ियां इस वक्त पाकिस्तान में आनी चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, और ऑयल इंपोर्ट बिल भी उससे कम होगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी फायदा होगा? देखिए, जिस तरह अभी बाकी दोस्तों ने बताया कि जब आपकी जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है पाकिस्तान की, आप उसका देख लीजिए कि वो कितने परसेंट थर्मल पे है, कितने परसेंट हाइड्रो पे है। उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को, चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स हों, चाहे वो कारें हों, उनको जिस वक्त आप चार्जिंग देंगे, अब तो आप कहाँ से ले रहे हैं? थर्मल से ले रहे हैं। तो इनडायरेक्टली आप कहाँ सर पर अगर सोलर पावर लगा हुआ है घर में तो सर बिल्कुल, लेकिन कितने घरों में सोलर पावर है? मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी देखें, हमें अपने एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इसी तरह से है कि एक मरीज जो कि इस वक्त समझे कि डेथ बेड पे पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पे, उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है, और उसको हम ये कह रहे हैं कि भाई हम उसको एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे उसको कह रहे हैं कि उठो, जरा उठ के ओलंपिक की रेस दौड़ लो।
तो अभी तो हम अपनी जो इस वक्त की ऑटो इंडस्ट्री है उसको नहीं बचा पा रहे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको जरा प्रैक्टिकली पता चलेगा। मेरी एक दफा डिस्कशन हो रही थी होंडा मोटरसाइकिल वालों के साथ कि आपने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे कितना काम किया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उन्होंने जो बातें मुझे बताई, उन्होंने कहा कि देखें कई चीजें देखने में जितनी रोजी लगती हैं उस तरह से नहीं होती। हमने कराची को ही स्टडी किया तो कराची में मोटरसाइकिल, देखिए मोटरसाइकिल रखने वाले लोग ज्यादातर वो दोस्त हैं हमारे जो कि बिल्डिंग्स के अंदर रहते हैं, अपार्टमेंट्स के अंदर रहते हैं, और नीचे मोटरसाइकिल्स की कतार दर कतार आपने देखा होगा पार्किंग्स होती हैं। अब वो कहने लगे कि कितने घर जब नीचे खड़े हुए हैं वहां पर कितने चार्जिंग पॉइंट्स लगेंगे जिनसे कि वो चार्ज होंगी रात को ताकि वो सुबह यूज कर सकें। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को भी देखना, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखना है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में इट इज अ गुड आइडिया, हम पहले जहां पर हैं उसको तो सस्टेन कर लें, और उसके बाद इंशाल्लाह हमें डेफिनेटली अगर हमारी ऑटो इंडस्ट्री वहां पहुंचती है तो हमें एक सर्टेन लेवल से आगे जरूर अपनी टेक्नोलॉजी को ले जाना चाहिए। आमीन। अब इससे पहले कि मैं हसन जाफरी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूं इसके ऊपर, मैं पहले तमाम एक्सपर्ट्स के ओपिनियन जानना चाहूँगा। अब्दुल रज़ाक गौहर साहब, आपकी राय क्या है इसके ऊपर? ईवीज़ पाकिस्तान के और ऑटो सेक्टर के मुस्तकबिल की अलामत हैं, या फिर अभी क्योंकि हम ICU में इस वक्त ऑटो सेक्टर, तो इंतज़ार कीजिए। देखें, बड़ी सादा सी बात है, फॉसिल फ्यूल की बात कर दी है। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि जी हम EV चार्जिंग को सोलर से क्यों नहीं लेते, तो हम जो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है पहले सोलर की, पहले वो तो कर लें। पूरी दुनिया सोलर पे प्रोडक्शन पे प्रीमियम देती है, हमारे यहाँ सोलर पे प्रोडक्शन पे एक पेनल्टी डाली जा रही है। हम जो अपलोड करते हैं वो लेसर चार्जेस पे गवर्नमेंट हमसे खरीदती है, जो हम डाउनलोड करते हैं वो हायर चार्जेस पे है, जबकि 15 साल से जो है यूरोप जो है वो 20% प्रीमियम देता है। मेरे ख्याल में हमारे जो अबाउट 30,000 मेगावाट की हमारे पास जनरेशन है और 20,000 की हमारे पास ट्रांसमिशन है। अगर हम पहले ये काम कर लें कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारी सोलर है, पहले उसको प्रायोरिटी पे ले लें। देखिए उसके आगे आपकी और फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई नीड नहीं है, जस्ट आपने सोलर पैनल लगाना है, आपने जो है वो उसको इन्वर्टर लगाना है और यूज कर लेना है। ईवी पे चलेंगे इंशाल्लाह, अपनी सड़कें साफ कर लें, हाथ मुंह धो लें, तो इट्स अ बिट टू अर्ली। मेरा ख्याल है कि हम बच्चे को राइट सर, आई गॉट योर ओपिनियन। HM शहजाद साहब, व्हाट विल बी योर ओपिनियन? भाई ये दो माफिया हैं, एक लोकल असेंबलर्स और एक पेट्रोल माफिया। ये कभी इलेक्ट्रिक कार गाड़ी लाने नहीं देगा आपको, ये मैं आपको 100% कह दूं। पिछले दिनों मेरी किसी चाइनीज से बात हुई, वो आपको $5,000 में, ये $9,000 की बात करें, वो $5,000 में आपको इलेक्ट्रिक कार देने के लिए तैयार है। $5,000 में? वाह। तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम क्या है? नियतों का फुकदान बहुत बड़ा। इसमें वो साइट जो गवर्नमेंट के करते धरते हैं, एक वो साइट, यार जिस इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड में इन ऑटोमोबाइल असेंबलरों का नुमाइंदा चेयरमैन होगा, वो आवाम के फायदे की बात करेगा, अपने फायदे की। यस, वो हो रहा है। ये अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को, ये वो चल रहा है। देखें, अगर हम जो कुछ आज 30 करोड़ की आबादी का मुल्क है, गाड़ियां असेंबल कितनी कर रहे हैं? 3 लाख। ओ खुदा को मानो यार, कहाँ खड़े हम? सब लूट मार में लगे हुए, सब इतने बुरे हालात में, गाड़ी इतनी महंगी के बावजूद ऑन मनी, अच्छा लफ्ज है, ब्लैक मार्केटिंग में कहाँ बैठे? देखें, हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपने मुल्क की जो वो आवाम जो 99% छोटी गाड़ी, सस्ती गाड़ी लेना चाहती हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, कोई भी हो, हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत है। हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, चाहे कोई भी ज़राए हों, चाहे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करे, चाहे प्राइवेट इंडस्ट्री टू प्राइवेट इंडस्ट्री बात करे। ये मुल्क, मैंने कहा, ऑटोमोबाइल के लिए जन्नत है, जन्नत से कम नहीं है, आप यकीन करें। लेकिन ये चाहते हैं कि एक गिलास पी लें, ख़त्म। नहीं भाई, आप खुदारा ज़्यादा सेल करें और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाएं। आप क्यों नहीं बढ़ाते? किसने आपको मना किया? आज ये बुरा हालात हैं, आज से पहले क्या बुरा हालात थे? कभी इन्होंने इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखी। सर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ओन कहां से कमाएंगे? इन्वेंट्री नहीं रखी कभी इन्होंने। पूछ लें टोयोटा, होंडा, सुजुकी से, कभी इन्होंने ये रखा है? जबकि मस्ट है इनके। सर करिएगा, मैं राइट कंप्लीट कीजिए आपकी बात के बीच में। राइट, ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले ये पाकिस्तान, सबसे पहले ये मुल्क,
लूट के पूछो ना टोयोटा वाले से कि वो हबीब कनाडा बैंक कैसे बन गया, कहाँ से वो पैसा है। सारा इन लोकल असेंबलरों ने। अच्छा एक बात सुने शहजाद साहब, आखिर में ना मैं आपसे 2 मिनट, जो स्कैम्स हो रहे हैं ना, आपने पहले भी कुछ स्कैम्स का जिक्र किया है, मैं 2-3 स्कैम्स का जिक्र आपसे करूंगा, हल है वो मैं देता हूं। राइट, आई विल आस्क यू। लेकिन शहजाद और रहमान साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। लेकिन मैं देखें इनको डायरेक्ट हिट नहीं करना। बिल्कुल सही कहा आपने, लेट हिम रहमान साहब को मैं रिस्पॉन्ड। डायरेक्ट हिट नहीं करना। शहजाद साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। मे बी आपका नॉलेज गैप हो या कोई और मोटिव हो। देखिए 2 बातें हैं। इस वक्त ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी पाकिस्तान में 5 लाख गाड़ी की है, ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त डिमांड जो है वो 1.5 लाख गाड़ी की है डिमांड। इस वक्त 3.5 लाख गाड़ी ओवर कैपेसिटी है, ठीक है। दूसरा, शहजाद साहब ने कहा टोयोटा, होंडा, सुजुकी इन्वेंट्री क्यों नहीं रखता। आप बिज़नेस प्रोग्राम करते हैं, हर आदमी समझता है। देखिए कहना बड़ा आसान होता है, बड़े इजीली कहा जाता है कि जी दुबई में आप शोरूम में जाइए, आप गाड़ी आपको हाथ के हाथ मिल जाएगी। आप अमेरिका जाइए, आपको गाड़ी हाथ के हाथ मिल जाएगी। उन इकॉनमीज़ में इंटरेस्ट रेट 2% है। आपकी इकॉनमी में इंटरेस्ट रेट 18% से लेके 22% रेंज कर रहा है। टोयोटा हो, सुजुकी हो, होंडा हो, दे डू बिजनेस हेयर, आई डू बिजनेस हेयर। आप इधर चैनल चला रहे हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चला रहे हैं। अगर मैं एक गाड़ी बना के 3 महीने शोरूम पे खड़ा कर दूं कि शहजाद साहब जाएं और उनको चाबी हाथ के हाथ मिल जाए, 18% 20% से आप ज़रा लगा लीजिए, तो 3 महीने का जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा वो 2 लाख रुपए से ऊपर हो जाएगा। तो क्या आप चाहते हैं कि 2 लाख रुपए गाड़ी हमारा कंज्यूमर देना चाहता है कि 3 महीने से बनी खड़ी थी? नंबर वन। नंबर 2, ऑन की जो बात होती है, ऑन एक रियलिटी है जब शॉर्टेज होती है। मगर आप के मुल्क का अलमिया है, ये हमारी साइकी है। चाहे वो टमाटर हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो दालें हों, हमारे यहाँ एक ब्लैक मनी है, एक पूल ऑफ ब्लैक मनी है जो जाता है किसी न किसी सेक्टर के अंदर घुस के और वहाँ पे शॉर्टेज क्रिएट कर देता है, शॉर्ट टर्म शॉर्टेज क्रिएट कर देता है। और वो जो पूल ऑफ मनी है, उसको उसका माल बेचने के लिए हमारे यहाँ माशाल्लाह शोरूम्स और ट्रेडर्स मौजूद हैं जो उनका माल बेचते हैं। एक ट्रेडर जाता है, जाके वहाँ 20 गाड़ियाँ बुक करा लेता है एक वक्त में। 20 गाड़ियाँ बुक करा के आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी जाती है। अगर ये रियल शॉर्टेज है, मार्केट की डिमांड मौजूद है, मैं आपको प्रूफ करके दूंगा कि पाकिस्तान की इस वक्त ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 लाख गाड़ी है। किया, हुंडई, ये सब नए प्लेयर्स के आने के बाद 5 लाख के अगेंस्ट आप 1.5 लाख गाड़ी बेच रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप अपने अभी आपने कहा 1 से 14 तारीख तक इंडस बंद है, 15 दिन से 25 दिन तो हर प्लांट बंद हो रहा है। तो अगर कैपेसिटी मौजूद नहीं है तो वो प्लांट बंद क्यों कर रहे हैं? सिंगल शिफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं। नाइदर देयर इज डिमांड, और वो डिमांड छोड़ी नहीं गई है। जो जनरलाइज्ड महंगाई हुई है, जो डॉलर के रेट गए हैं, तो ये गाड़ी के रेट यही होने। दूसरा, शहजाद साहब कहते हैं 5000 की चाइनीज से मुलाकात हुई और हुआ, तो भाई देयर इज ए पॉलिसी। 2021 में एक पॉलिसी आई है, आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बता भी दूंगा। पापाम की तरफ से उस पॉलिसी को मैंने ही हेड किया था। आप $5000 की अगर ईवी मंगा सकते हैं तो आपको किस चीज़ से कोई इंतज़ार कर रहा है कि वो ईवी मंगाइए, उसकी सर्विस दीजिए और कस्टमर को उस गाड़ी की यूज़फुल लाइफ एटलीस्ट 5-10 साल जो पाकिस्तानी गाड़ी की होती है। मैं एक और आपको मिसाल दे देता हूँ। 1990s के शुरू में PMLN की गवर्नमेंट थी, मियाँ साहब को थोड़ा इम्पोर्टेड टैक्सी स्कीम भी आई थी, लोकल भी थी, इम्पोर्टेड भी थी, येलो टैक्सी आई थी। इस वक्त तो शायद ही कोई टैक्सी नज़र आ रही हो, मगर आज से 5 साल पहले अगर आप रोडों पे देखें तो जो टैक्सी नज़र आती थी वो थी जो लोकली मेड कार थी। सुजुकी मेरान आपको नज़र आती थी एट टैक्सी, वो करोना, वो हुंडई, वो डेबू रेसर, वो टैक्सियाँ कहाँ गई? विद इन 4 ईयर्स वो टैक्सियाँ वैनिश हो गई। आपको तो बड़ा अच्छा लगता था कि इम्पोर्टेड आएंगी, कहाँ गई वैसे वो सर? भाई वो अफगानिस्तान गई या जहाँ भी गई, बात यह है पाकिस्तान को तो उसका मैसिव नुकसान हुआ ना उस इम्पोर्ट का। दूसरा, अभी एक रिसेंट तरीन ये आ रही है कि जी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पे गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। देखें, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अभी भी सेफ्टी स्टैंडर्ड से नहीं गुजरी है और उसके अंदर बैटरी बिल्कुल कंज्यूमर के पैरों के साथ लगी होती है। उसके अंदर हल्का सा ब्लास्ट, हल्की सी कोई चीज़ डेंजरस है और वो जब तक उसकी पूरी सेफ्टी चेक ना कर ली जाएं, ऐसी कोई सब्सिडी देना। और देखें, अगेन वही बात हो रही है कि आपकी चलती फिरती इंडस्ट्री जिसमें
2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट है, वो भी मैं आपको प्रूव कर दूंगा, मेरे साथ अलग बैठिएगा। 2.9 की एम्प्लॉयमेंट, जो हम 2.9 मिलियन की एम्प्लॉयमेंट की जो बात करते हैं, एंड वी टॉक नॉट अबाउट असेंबलर, दिस इज ऑल ऑटो इंडस्ट्री। अगर वो असेंबलर्स को आप बंद कर दें और आप जैसे इम्पोर्ट को रिप्रेजेंट करते आप सारी गाड़ियाँ इंपोर्ट कर लें, तो मेरी फैक्ट्री, इनकी फैक्ट्री, 800 फैक्ट्रियाँ चलने की जवाब ही ख़त्म हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए हो रही है कि टोयोटा यहाँ असेंबल हो रही है और सुजुकी यहाँ असेंबल हो रही है, और ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पूरी दुनिया में कार मैन्युफैक्चरिंग का मॉडल यही है, असेंबलर का काम गाड़ी को डिज़ाइन करना है, गाड़ी को असेंबल करना है और उसके की कंपोनेंट्स बनाने हैं, बाकी सारी जो है वो डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री के अंदर ट्रांसफ़र होता है। कोई दुनिया में एक कंपनी नहीं है, चाहे चाइना में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो यूएस में हो, कि जो गाड़ी भी खुद के एक एक पुर्जा खुद बना रही है। दिस इज़ द मॉडल विद विच ऑटो इंडस्ट्री ऑपरेट्स एंड दिस इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल। ठीक है, तो जो ये गाड़ियाँ बन रही हैं, इसी की वजह से वो 800 फैक्ट्रियाँ हैं कि किसी के अंदर 50 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, किसी जगह पे 3000 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, किसी जगह 500 लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, और फिर उनके सब वेंडर्स की एम्प्लॉयमेंट है। ठीक बॉस। तो दिस इज़ वेयर द सिचुएशन इज़। और गाड़ी जो है वो $5000 की चाइना में अगर मिल रही है, देखें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक गाड़ी ऐसी भी मिलती है कि जो बच्चे चलाते हैं, अपने घर में चलाते रहते हैं, बैटरी की गाड़ी होती है, इतनी सी बैटरी लगी होती है, वो गाड़ी जो है आपको 20,000 रुपए की मिल जाएगी, खिलौना। तो अगर आपको वो इंपोर्ट करना है, ज़रा इंपोर्ट कीजिए, कोई मनादी नहीं है आपको, आप इंपोर्ट कीजिए, उसको मार्केट कीजिए और देखिए आटे दाल का भाव। राइट, जल्दी से सर, यू हैव 30 सेकंड्स टू रिस्पॉन्ड। देखें, मैं एक चीज़ बता दूं, इन तमाम लोगों का हल इस वक्त मुल्क चलाने के लिए आपको डॉलर चाहिए। ठीक, समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी देने के लिए तैयार बैठा है। ठीक। इस ट्रैक्टर के लिए जो ये सेकंड हैंड ट्रैक्टर आएगा ना, हाँ। उसके लिए भी समंदर पार पाकिस्तानी डॉलर ड्यूटी देने के लिए तैयार है। आज आपका हल ये है, आपके पेट में दर्द है, आप ये दवाई खाइए और अपने मुल्क को चलाइए। इस वक्त हमारी पोजीशन ये है, जो समंदर पार पाकिस्तानियों से मेरी बात हुई है, जिसमें दुबई में भी मेरी बात हुई है, मेरी जापान में भी बात हुई है और दूसरे ममालिक में भी बात हुई है, आज हर पाकिस्तानी हर एक गाड़ी के साथ डॉलर ड्यूटी देने के लिए मैं अगला सवाल आपसे यही करूंगा कि आखिर डॉलर ऑटो सेक्टर किस तरह पाकिस्तान में ला सकता है, लेकिन क्या हुआ है, यही रास्ता है। लेकिन हुआ यह कि हम पहले क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डिस्कस कर रहे थे और मैंने जाफरी साहब को रिस्पॉन्ड करने मैं एक बात और कह दूं, मैं ये भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। सिर्फ पिछले साल 21-22 में सुजुकी ने 1,15,000 गाड़ियां बनाई हैं, ये कह रहे हैं टोटल 1.5 लाख गाड़ियां बनी हैं। कहाँ बैठे ये मेरे पास सारे सवाई नहीं, मैं लेकर आया हूँ। भाईजान, मैंने ये कहा, मैंने सॉरी मैं क्लियर कर दूं, मैंने पिछले साल बहुत क्लियरली कहा 3 लाख प्लस गाड़ियां बनी हैं। इस साल जो 2000 बनेंगी 23 में, जी 2023 में, जी 2000, वो एक अलग बात है। जी मैंने एग्जैक्टली ये बात की है, आप जरा गलत समझे। 3 लाख से ऊपर मैंने आपसे कहा है, और सुजुकी ने ये गाड़ी बनाई है, टोयोटा ने, सब ने गाड़ी बनाई है, और ऑटो इंडस्ट्री बूम कर रही थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और हो रही थी, वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर है ऑटो इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट को जो ये टैक्स कम हो रहा है इस वक्त, जो ऑटो इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री से टैक्स नहीं आ रहा है, पेट्रोल पे लगा के और डीजल पे लगा के कहाँ तक लेके जाएंगे वो टैक्सेशन? क्या 800 रुपये लीटर बिकेगा? क्योंकि IMF तो कहती है कि ये टैक्स आपको कलेक्ट करना है, आप अपनी इंडस्ट्री बंद कर देंगे, आप अपनी टैक्स पेइंग यूनिट्स बंद कर देंगे, तो क्या नतीजा निकलेगा एंड में? अग्री, नुकसान होगा। उसका हल हसन जाफरी प्लीज। आई मीन लाइक आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको एक बीमारी होती है, जैसे सबने कहा हम ICU में हैं, ठीक है, एंड वी आर जस्ट थिंकिंग ऑफ पैनाडोल कि मुझे ये दवा मिल जाए, ये मैं खा लूँ और मैं सांस ले लूँ। हम ये नहीं सोच रहे कि आगे उसके बाद मुझे परहेज़ क्या करना है, उसके बाद मुझे करना क्या है ताकि मैं खड़ा होकर भाग सकूँ, ना कि मैं सिर्फ रिकवरी। हम लोग रिकवरी साइड पे नहीं जा रहे हैं, वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, शॉर्ट टर्म एवरीथिंग। लॉन्ग टर्म की तरफ हम जा ही नहीं रहे। और ईवी लॉन्ग टर्म है, ईवी इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। अब आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास जॉब्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, इतने लोग एम्प्लॉयड हैं, दे प्रोड्यूसिंग 3 लाख 3.5 लाख गाड़ियाँ, डिमांड नहीं है। इफ देयर इज नो डिमांड देन इतनी प्राइस हाई क्यों है? 1 ठीक, aside of the dollar pricing, ठीक है। 2, आप अगर इसके बाद आपकी ग्रे इंपोर्ट्स हो रही हैं, क्रेजी ग्रे इंपोर्ट्स हो रही हैं, तो जो आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनीज बैठी हैं जो गाड़ियां ला रही हैं या जो गाड़ियां प्रोड्यूस कर रही हैं, देयर सेल ये कह रहे हैं कि 3 लाख है और 1.5 लाख की, फॉर एग्जांपल 1.5 लाख की डिमांड है, वी आर नॉट फुलफिलिंग इट, हम लोग एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे। जो एक्स्ट्रा टाइम है, फैक्ट्री वर्क्स ऑन अ टाइम, सो एक्स्ट्रा टाइम है, व्हाई डोंट वी शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी? व्हाई डोंट वी शिफ्ट टुवर्ड्स, अब पाकिस्तानी बॉयज हैं, उन्होंने बाइक निकाली है इलेक्ट्रिक, हमने उनका गला घोट दिया। कोई खड़ा हुआ, कोई उठा, उसने बोला कि लेट्स गो टुवर्ड्स द फ्यूचर, लेट्स कम आउट एंड थिंक अबाउट कि आगे कैसे चलना है। ये उसी माफिया ने, लोगों के लिए उसी माफिया ने गला, आप गला घोट देते हैं,
ठीक है, तमाम गाड़ी बना रहे हैं ना। व्हाई आई मीन लाइक वही वाली बात है कि हम आगे कैसे बढ़े, हम खुद ही अपना जब कवर खोद रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़े। जी, मैं आपको थोड़ा सा इसका मैं भी रिस्पॉन्ड कर दूं। Please, sir. देखिए, टोयोटा जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और अर्ली नेक्स्ट ईयर जो है दे आर कमिंग अप विद ए ईवी हाइब्रिड। व्हाई? ठीक है, अभी आप कह रहे थे कि ईवी की जरूरत नहीं है, बट देखिए मैं आपसे ईवी हाइब्रिड मैंने जी, कहा, ईवी हाइब्रिड को चार्ज करने के लिए आपको फॉसिल फ्यूल नहीं चाहिए, वो अपने तौर पे चार्ज होती है। अभी साद ने भी ये बात कही थी कि अगर एक ईवी एक फॉसिल फ्यूल इंजन गाड़ी 100 रुपए की है और तो हाइब्रिड 150 रुपए की होगी और एक ईवी 200 रुपए की होगी। तो आप एक मीडियम हर काम स्टेप से होता है, सीढ़ी चढ़नी होती है। आप अगर छलांग मारना चाहते हैं 8वीं सीढ़ी पे पहली सीढ़ी से, तो एज यूजुअल आप गिरेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएं, उस तरफ कदम उठाएं। जी जी बिल्कुल लगेगा। हमारी लोग, हमारे इंजीनियर्स, हमारी जो इंडस्ट्री आपकी, दे शुड टेक बेबी स्टेप्स। व्हाट ले तो एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं। हमारी आवाम इस काबिल नहीं है कि वो ईवी चला सके। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, बट वी नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। शहजाद साहब ने कहा $5000 की गाड़ी आती है, हमें इंडस्ट्री लगाने से पहले वो 2-4 हज़ार गाड़ियाँ इंपोर्ट करें। शहजाद साहब कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको फाइनेंस करने के लिए तैयार बैठे हैं, फाइनेंसिंग करवाइए, इनकी पहुंच है, मंगवाइए वो छोटी गाड़ी $5000 वाली लोगों को बेचिए, उसका रिस्पांस देखिए। पहले हर चीज़ टेस्ट की जाती है, दवा भी जो है वो पता नहीं कितने साल टेस्ट होती है। शहजाद साहब मुझे बात कर रहे थे। दूसरी बात ये कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई फाइनेंस करते हैं, डॉलर देते हैं, ये सब कुछ करते हैं, देखें एक ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की स्कीम है, गिफ्ट स्कीम। वो स्कीम इस उसमें है कि वो अपनी फैमिली के लिए वो गाड़ी जो वो यूज़ कर रहे हैं, या चलिए कोई भी गाड़ी, यूज्ड गाड़ी, अपनी फैमिली अपने इस्तेमाल के लिए मंगा सकते। उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। उसको अगर आप ये कहेंगे कि वो कमर्शियल स्केल पे आने लगे और पैसा उसका बाहरी से मिले, तो देखें आप पैसा लगे या ना लगे, इलीगल वर्क इज इलीगल वर्क, हमें कहीं तो इथोस ड्रॉ करने पड़ेंगे। नंबर 2, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस धंधे में लगेंगे तो जो पैसा उन्होंने अपनी फैमिलीज़ के लिए भेजना है वो आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। तो डोंट से दिस कि ये कोई फ्री में हो जाएगा काम, आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। आप दुबई के मजदूर से पैसे लेंगे और वो पैसे जो हैं वो गाड़ी में लगेंगे, वो गाड़ी इधर आएगी, इधर बिकेगी, उसके पैसे उसके घर पे मिल जाएंगे, आपकी रेमिटेंस ड्रॉप हो जाएगी। 100% नहीं होगी मगर 80% ड्रॉप हो जाएगी। तो दैट इज नॉट ए सोल्यूशन विच हैज नो कॉन्सिक्वेंसेस। सोल्यूशन की तरफ बढ़ना चाहूंगा सर। नहीं अभी रुकिए, अभी देखिए मैंने आप सबकी सुनी है, अब आपको मेरी सुननी होगी। सोल्यूशन की तरफ जाना है, हल क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है? सलमान शाह साहब, पहले आपसे पूछूंगा योर लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स। वे फॉरवर्ड क्या है? क्या ऑटो सेक्टर को हम आईसीयू से किस तरह निकालें और प्राइवेट रूम में कैसे लेकर आए? राइट, सलमान शाह साहब हम डिस्कनेक्ट हो गए। मैं ये सवाल पूछ लेता हूं अब अब्दुल रज़ाक गौहर साहब से। गौहर साहब, आपकी नजर में ऑटो सेक्टर को हम आईसीयू से निकाल के प्राइवेट कमरे में कैसे लेकर आए? हल क्या है? क्या ऑटो सेक्टर दोबारा जिंदा होकर मुल्क में डॉलर ला सकता है? रज़ाक गौहर साहब। देखिए, ऑटो सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करता है $5.8 बिलियन इन द इकोनॉमी, वेयर जो इंजीनियरिंग गुड सेक्टर कर रहा है 20 बिलियन। अनफॉर्चुनेटली हम आइसोलेशन में एक सेक्टर को लेके नहीं चल सकते। हम हर इंजीनियरिंग गुड्स, मैं फ्रैंकली वापडा देखूं, डिफेंस देखूं, एनएचए देखूं, सुई नॉर्दर्न सुई सदर्न देखूं, सारी निटी ग्रिटी लो टेक प्रोडक्ट्स हमारी इंपोर्ट हो रही हैं। और ये हमारे पॉलिसी मेकर्स जब तक ये होलिस्टिक इंजीनियरिंग गुड्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को नहीं बनाएंगे, ऑटो अलोन जो है वो आपको बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं कर सकती। ऑटो हैज द कैपेसिटी टू सपोर्ट ऑल द अदर सेक्टर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इंपोर्टर भाई हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो हर सेक्टर में, ऑटो तो प्रिसीजन प्रोडक्ट है, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल लो टेक प्रोडक्ट्स हमारी जो $20 बिलियन की हैं। हमने कोचेस इंपोर्ट किए हैं पिछले 64 चाइना से, इनके 90% कंपोनेंट्स लोकल बन सकते थे। तो वी हैव टू रिव्यू आवर बेसिकली नेशनल अप्रोच। ठीक। और मैं फिर कहूंगा कि जहां हम बैठे हैं, किस कुर्सी पे बैठे हैं, इज इट मेड इन पाकिस्तान? जो कपड़े हमने पहने हुए हैं, जो खिलौने मेरे बच्चे जिनसे खेल रहे हैं, फ्रैंकली हम हाइपोथेटिकल की बजाय वी हैव टू बी नेशनलिस्टिक
और हम इंडिया की मिसालें तो देते हैं आज की, हम इंडिया की अगले पिछले 30 साल की मिसालें नहीं देते जब उन्होंने वेस्टर पे और मारुति पे इत्तेफाक किया। तो लेट्स स्टिक टू वेल सेड अवर। सर, वेल सेड। यकीनन हमें अपनी अप्रोच को रिव्यू करने की बहुत जरूरत है। सलमान शाह साहब से योर क्लोजिंग कमेंट्स कंक्लूड करें सर, आगे का रास्ता दिखा दें हमें, पॉलिसी मेकर्स को नींद से कैसे उठाना है। देखें, एक तो बात ये है कि यहाँ पे सब लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि हुकूमत को ये कर देना चाहिए और हुकूमत को वो कर देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को इसमें से निकल जाना चाहिए और इसको डीरेगुलेट कर देना चाहिए, कंपटीशन बढ़ाना चाहिए। आप देख सकते हैं मोटरसाइकिलों में बहुत कंपटीशन है और उससे तरक्की भी हो रही है और चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। गाड़ियों में कोई कंपटीशन नहीं है, एक किस्म के कार्टेल्स हैं, या अगर कार्टेल्स नहीं है तो वो कोलूजन होती है प्राइसिंग में भी और कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो अब चाइना से गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं, उससे मेरा ख्याल कंपटीशन बढ़ेगा, तो इसको और हमें फ़रोग देना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि हमें ये ऑटो इंडस्ट्री को इस नज़र से नहीं देखना चाहिए कि पाकिस्तान की डिमांड क्या है और उसके मुताबिक हम ऐसी एक इंडस्ट्री बनाएं जो सिर्फ पाकिस्तान के ही काबिल हो और एक्सपोर्ट करने के लिए उसमें कोई सकत ना हो। तो हमारा मुल्क जो है 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो उस लिहाज से हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए और ऑटो इंडस्ट्री भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब होना चाहिए ऑटो इंडस्ट्री का, और उसके लिए पॉलिसी फैसिलिटेटिव होनी चाहिए। और वो एक ही तरीका है फैसिलिटेटिव पॉलिसी का कि ओपन एंट्री हो, बैरियर्स टू एंट्री ख़त्म होने चाहिए और बैरियर टू एग्ज़िट भी ख़त्म होने चाहिए और कंपटीशन बस कराएं। और हमारी जो लोकेशन के हिसाब से अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना चाहता है और यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहता है तो ठीक है, सीपैक के नीचे चाइना आके ग्वादर में भी बना सकता है, कराची में बना सकता है, कहीं भी बना सकता है। अगर हमारी लेबर सस्ती होगी, अगर हमारी इनपुट सस्ती होंगी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। सो आई थिंक ओवरऑल इकोनॉमी को हमें अब एक डिफरेंट नज़र से देखना है। सेल्फ सफिशेंसी ने तो हमें बहुत ख़राब की है। आप देख लें, अगर मैं दूसरे सेक्टर फूड सेक्टर की बात करूं तो वहाँ पे हमने फूड सिक्योरिटी के नाम पे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करके रख दिया, क्योंकि हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं और हम एक्सपोर्ट एक देले की नहीं करते बट इंपोर्ट सारी दुनिया से कर रहे हैं। तो आई थिंक एक डिफरेंट व्यू पॉइंट होना चाहिए इन सारी इंडस्ट्रीज को। गवर्नमेंट के बलबोते पे ये कुछ नहीं कर सकते, इनको मार्केट के तौर पे इधर द इनपुट मार्केट यहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए, यहाँ बात बड़ी कोई कंज्यूमर मार्केट हो तो उसको देखने के लिए आए। तो बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं इकोनॉमिक्स के उसको हमें फॉलो करना चाहिए करेक्ट सर। एंड लेट द इंडस्ट्री फाइंड द डीरेगुलेट, सॉल्यूशंस। अगर इस वक्त डीरेगुलेट करने की जरूरत है सर। सॉरी थोड़ा वक्त कम था, सॉरी टू इंटरप्ट। उस्मान असलम मलिक साहब, आप क्या मशवरा देंगे, आखिर में कोई दुआ दे दें। जनाब, मेरा ख्याल है कि एक्सपोर्ट्स इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है और अभी हमने ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट्स की बात की, लेकिन इसके साथ ही साथ ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट, इंजीनियरिंग ऑटो पार्ट्स की एक्सपोर्ट दुनिया में टेक्सटाइल से ज़्यादा है। हम पाकिस्तान में इतने सालों से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके चलते आ रहे हैं, हमारे R&D फंड्स, हर चीज़। मैं समझता हूं कि अगर इसी तरह की सपोर्ट हम ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी दें और उसके साथ OEM भी उनको अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारे पार्ट्स को एक्सपोर्ट करें, तो ये एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर हमारे आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए बन सकता है। तो इस मेरा ख्याल है कि इस पे गवर्नमेंट को जरूर सपोर्ट देनी चाहिए और जिस तरह शाह साहब ने कहा, डेफिनेटली हमें खुद भी अपने पांव पे खड़ा होना है, जो कि हमारी इंडस्ट्री हो रही थी। और इंशाल्लाह अगर दोबारा से उसी तरह से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती हैं तो बिल्कुल इसको डीरेगुलेट करने से हम बेहतर ही होंगे। आमीन। कंपटीशन आएगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे। आमीन। साथ शिरानी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स सर। देखें, हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, हमने एक चीज़ शायद बीच में स्किप कर दी कि एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी कि कंज्यूमर का बाइंग पावर है भी या नहीं है। विद दिस फाइनेंसिंग कॉस्ट एट द राइज, हम सबसे ज़्यादा तो मिडिल क्लास से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जब बाइंग करता है
अपर क्लास टॉप 1% 2% जितनी भी गाड़ियाँ ले लें कोई ऐसा मास फर्क में नहीं कभी नहीं पड़ता, आएगा। मास में कभी भी नहीं आएगा। जो दुनिया ग्रो करती है, इंडिया की हम मिसाल लेते हैं, थाईलैंड की मिसाल लेते हैं, मिडिल क्लास की बेस के ऊपर ग्रो किया है। तो आई थिंक कि कोई पॉलिसी हमें इनकी भी कोविड में बड़ी अच्छी पॉलिसीज गवर्नमेंट ने दी उस वक्त, कोई इस तरह की स्पेशल पॉलिसी हमें देनी चाहिए फाइनेंसिंग की जिससे जो है सेक्टर को बूम मिले। इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी भी हो और उसको कितनी भी बढ़ा दी जाए, अगेन बात वही है कि डिमांड नहीं होगी, और डिमांड ना होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो अफोर्डेबिलिटी बनती है। तो आई थिंक अगर ऑटो सेक्टर इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखते हुए फैसला करें, जो शाह साहब कह रहे थे। बिल्कुल, लेकिन ये कि कोई ऐसी पॉलिसी फिर भी होनी चाहिए जो कि बाइंग पावर को पैरेलल इंक्रीज करे। जाफरी साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स। आई कंकर, आई मीन लाइक मैं इनकी बात पे आई एग्री, बट अगेन मैं वही बात बोल रहा हूँ, वी नीड टू एक्ट नाउ व्हेन रादर देन इट्स लेट। हमारे पास अगर कैपेबिलिटी है मैन्युफैक्चर करने की, आज एक रेडिएटर, आज एक स्प्रिंग, आफ्टर 70 years ऑफ एग्जिस्टेंस, व्हाई कैंट वी क्रिएट अ बैटरी, व्हाई कैंट वी डू दिस? हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। अगर हम उसको क्रिएट करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस देम, हमारी खुद की कॉस्ट लो हो जाएगी, वी वोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर कंट्रीज फॉर इट। बिल्कुल ठीक। एंड फिर हमारी उस पर फ्यूल सेविंग, कोल सेविंग, एक एवरेज ईवी 50 किलोमीटर्स यूज्ड अ डे ऑन एन ईयर विल गिव यू 5 लाख से 8 लाख रुपए की सेविंग। इमेजिन दैट्स जस्ट 1%। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं लग्जरी एंड पे, आई एम टेलिंग यू कि हमें अफोर्डेबल ईवीज लानी है। वी नीड टू क्रिएट दैट a market where competition, जहाँ लोग लेके आए ईवीज, बाइक्स आए, लोकल प्रोड्यूस करें। आमीन, आमीन, when अल्लाह that is करे going to ऐसा हो। happen, तभी हम आगे निकलेंगे। and if we're not going to create the infrastructure, हम लोग ने अब चार्जर्स लग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्यों लग रहे हैं? बिकॉज देयर इज अ डिमांड फॉर ईवीज। आप पंजाब चले जाएं, बहरा पे चले जाएं, देयर चार्जर्स इसलिए लग रहे हैं क्योंकि पीपल आर यूजिंग इट, दे आर रिलाइंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब, एंड दैट इज नॉट द 1%ers। ये मिडिल क्लास फैमिली की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। राइट, अब वक्त की कमी है, सो सॉरी जाफरी साहब। एचएम शहजाद साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स जल्दी से सर। मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा हुकूमत से, क्योंकि इस वक्त हमारा सारा टारगेट हुकूमत की तरफ ही है, हमें वो तमाम पॉलिसीज़ के ऊपर काम करना चाहिए जिससे इस पाकिस्तान की बका के लिए हम कुछ कर सकें, चाहे वो लोकल असेंबलर्स हों, चाहे वो हमारी साइट हो। लेकिन इस वक्त जो गाड़ियों के प्राइसेस हैं, जो ये प्राइसेस आप देखें ना, आपके पास सीकेडी एसकेडी असेंबलीज नहीं है, आप प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं। आप क्या इंडिकेशन देना चाहते हैं? मेरी रिक्वेस्ट ये है कि फौरी तौर पे पहले तो ये, जब आपके पास सीकेडी नहीं तो गाड़ी बनेगी कहाँ से? बेहतर ये है कि इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है डॉलर की, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा टीआर बैग गिफ्ट के तहत गाड़ियाँ हुकूमत को चाहिए, उसमें एज लिमिट कार की 3 साल से 5 साल करें। हम ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं छेड़ना चाहते, जो जनवरी फरवरी मार्च 2022 के अंदर जो ड्यूटी स्ट्रक्चर था वो खड़ा कर दें। आपको 150 से 200 अरब इस साल में हम दे देंगे। क्या बात है, आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम मेहमानों का, अब्दुल रहमान एजाज साहब, एचएम शहजाद साहब, सलमान शाह साहब, साद शिरानी, अब्दुल रज़ाक गौहर साहब और उस्मान असलम मलिक साहब, हसन जाफरी साहब। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग वेक अप पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आज के शो के बाद शायद हुक्मरान होश में आ जाएं। है मुश्किल, इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम है वेक अप पाकिस्तान। प्लीज वेक अप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।